डेट है आज 27 दिसंबर 2020 और अपना करंट अफेयर करने के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। तो पहले करंट अफेयर देखते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है ओपेक ओपेक प्लस। तो ये क्या है? जल जीवन मिशन एंड BIS। ये क्या है ये देखेंगे। ई संपदा, व्हाट इज़ ई संपदा, ये क्या है ये देखेंगे। इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे लॉन्च होने वाली है ये देखेंगे। आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है ये देखेंगे। JNK इंटरनेट बैन हुआ है तो किस लिए बैन किया है और कौन से एक्ट के थ्रू बैन किया है ये देखेंगे। महाराष्ट्र ने सेटअप की है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ओपेक। ये ओपेक क्या है? ये ओपेक है जी। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ हैं जी जो पेट्रोल क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। पेट्रोल को, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम से आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और क्या बनता है, और भी बाई प्रोडक्ट जो रह जाते हैं, केरोसिन वगैरह बनते हैं आपके। और जब अर्थ से निकालता है जो मिनरल, वो मिनरल क्या होता है? पेट्रोलियम बोलते हैं उसे। पेट्रोलियम से जब ये रिफाइन होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो आपका मिट्टी का तेल यूज़ होता है, केरोसिन बोलते हैं घरों में। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम वगैरह जो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो ये कब बनाई गई थी ये देखते हैं। ये बनाई गई थी 1960s में। 1960 में बनाई गई थी। कितनी कंट्रियों ने मिलके? 5 कंट्रियों ने मिलके, फर्स्ट 5 कंट्रियों ने मिलके बनाई गई थी। और अभी इसके 13 मेंबर हैं। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट, जो 13 गवर्नमेंट है वो इसके मेंबर हैं। तो गवर्नमेंट ने बनाया था इसको, 13 गवर्नमेंट, 5 गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था, लेकिन अभी 13 मेंबर है इसके। और कब बनाई थी? 1960 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। ये अभी न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी, रसिया इसका पार्ट नहीं है ओपेक का, लेकिन ओपेक प्लस का पार्ट है। एक ओपेक प्लस भी है, तो वो भी हम देखेंगे। तो रशिया ने अभी जो क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अभी डिमांड रखी है। तो इस वजह से था। क्या होता है कि मान लो अभी पेट्रोलियम में है जो, अभी क्या है कि ये कंट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कितना करती हैं। मान लो आप 100 बैरल मान लो। जो पेट्रोल का जो मात्रक है जी, उसे मापा जाता है बैरल में। मान लो 100 तो बहुत कम है जी, वैसे लाखों में होता है ये, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान लो 100 बैरल अभी प्रोड्यूस होता है पेट्रोल। तो क्या है, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है, पेट्रोल की जो डिमांड है मार्केट में वो ज़्यादा है, तो पेट्रोल का दाम इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल का प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या है, पेट्रोलियम का प्राइस है इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर यही 100 की जगह 1000 कर दें इसका प्रोडक्शन, ये कंट्रीज़, तो क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम मिलेगा और डिमांड से ज़्यादा रहेगा, तो पेट्रोलियम का प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा। समझे? तो ये कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम का प्राइस कैसे कंट्रोल करती हैं, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ और ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, जो ओपेक कंट्रीज और ओपेक प्लस, ये जो पेट्रोलियम है उसका प्रोडक्शन करके, उसका प्रोडक्शन में कंट्रोल करके कि कितना हमें आज प्रोडक्ट करना है, कितना नहीं करना है, उसमें कंट्रोल करके जो पेट्रोलियम का प्राइस है पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करती हैं। समझे? इसलिए न्यूज़ में था, अभी रसिया ने डिमांड की थी। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं है ओपेक का। ये ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑस्ट्रेलिया इसकी मेंबर नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर फिर भी ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे? यूरोप में एक देश है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे? यूरोप में एक कंट्री है। और ये जब बनाया था 5 मेंबर ने, तो बगदाद, इराक में। इराक कहाँ? इराक में है जी, बगदाद, ये कैपिटल है इराक की। तो इराक, बगदाद में बनाया था इसको, जब 1960 में बनाया था। इसके मेंबर कंट्रीज देख लो, ये जी, अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुला। याद नहीं हुए ना? अभी देखो, अभी याद होंगे। ये देखो, ये जी आपके एशिया का मैप, ये आपका अफ्रीका का, और ये
साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में याद रखना एक वेनेजुएला इसका मेंबर है सिर्फ। पहले इक्वाडोर भी हुआ करता था, ये 14 कंट्रीज हुआ करती थी इसकी मेंबर। लेकिन इक्वाडोर ने 1 जनवरी 2020 को अनाउंस कर दिया कि ये इससे अलग हो रहा है, इसे छोड़ रहा है। देखो, इट वुड लीव ओपेक ऑन 1 जनवरी 2020। ये इक्वाडोर ने इसे छोड़ दिया है, लीव कर दिया है। तो पहले 14 कंट्रीज हुआ करते थे। कितने? 14। कहीं कहीं पे आपको सर्च करोगे गूगल पे तो 14 कंट्रीज भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन अभी 13 मेंबर हैं इसके, समझे? तो इसके मेंबर देखो, ये यहाँ पे एशिया में कौन से हैं? ये आपके जो नज़दीक कंट्री है ना, ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ये कंट्रीज़ हैं जो 6 कंट्रीज़ एक साथ हैं। और एक अफ्रीका की कंट्रीज़ अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन और अंगोला, ये एक साथ में हैं। और एक अलग वेनेजुएला, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं ओपेक में। और ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस बोल दिया जी, ये जो 13 कंट्रीज़ है ना ओपेक की इसमें कुछ मेंबर और मिल गए हैं, 10 मेंबर, तो उसी को बोल दिया ओपेक प्लस। और इसके कौन से मेंबर हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान। तो ये भी पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। देखो यहाँ पे मलेशिया, ब्रुनई है, रसिया को आप सबको पता है, रसिया सबसे बड़ा ये यहाँ पे है, और कजाकिस्तान भी इसके पास ही है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज इसमें और इंक्लूड हो गई हैं। तो आपको ओपेक प्लस ये की कंट्रीज़ की रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें एक बार ज़रूर आप देख लो, ये जो ओपेक की कंट्रीज़ हैं। और ओपेक कब बना था? ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, फिर भी हेडक्वार्टर कहाँ पे बना रखा है इन्होंने? ऑस्ट्रिया, वियना में, समझे? बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जल जीवन मिशन। अभी न्यूज़ में क्यों था? अभी गवर्नमेंट ने ना एक वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। जल जीवन के जल जीवन के थ्रू जो पानी, जो वाटर है, टेप्ड वाटर घरों में सप्लाई होता है, उसकी वाटर क्वालिटी मेज़र करने के लिए, नापने के लिए कि वाटर की, पानी की क्वालिटी क्या है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसलिए न्यूज़ में था जल जीवन मिशन। तो पढ़ते हैं जल जीवन मिशन क्या है, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। जल जीवन मिशन को देखो जी, 2019 में, अगस्त 2019 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन। इसका क्या टारगेट था, क्या एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था जी 2024 तक सबको, सबके घर तक टेप वाटर पहुंचाना है। मतलब वाटर सप्लाई से जो आपके पाइप वाटर जाता है ना, पाइप, घर पे पाइप जाता है और पानी से पहुंचाना है। तो इसमें एक है, इसका जो लोगो है, स्लोगन है इसके में, एक स्लोगन है जल जीवन मिशन में, एक नारा है इसका, क्या? नल से जल, नल से जल, नल से जल। नल मतलब टेप, ये आपकी टेप से वाटर पहुंचाते हैं, और जल मतलब पानी, मतलब वाटर। तो इसका लोगो है नल से जल। और 2024 तक प्रत्येक एवरी रूरल हाउस होल्ड में कनेक्शन पहुंचाना है पानी का। 2014 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड कनेक्शन पहुंचाना है। और कितना वाटर देना है? 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक व्यक्ति के लिए, पर पर्सन 55 लीटर देना है पर पर्सन पर डे। एक दिन में 55 लीटर एक आदमी के लिए पानी। और इसमें जो फंड आएगा, पैसा आएगा, वो कौन कौन शेयर करेगा ये देखते हैं। इसमें जो फंड का शेयरिंग होगा, हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट बोलते हैं जी जो हिमालय पे ऊपर बसे हुए हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो इनको हिमालयन स्टेट बोलते हैं। तो उनके लिए कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? 19-10 के रेशियो में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90 देगी, मान लो 100 रुपये खर्च होंगे तो 90 गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट देगी 10, समझे? 90-10 में रेशो होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मतलब है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ये स्टेट हैं उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। तो इनके लिए 90-10 का रेस होगा। और अदर स्टेट के लिए 50-50, मतलब आधा स्टेट गवर्नमेंट, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो हमारी, उनके लिए 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो जब भी आपको पता है, जब भी फंड की शेयरिंग होए तो उसमें वो कौन सी स्कीम होती है? सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम। कौन सी? स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों पैसा लगाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी दोनों ही करते हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाता है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, समझे। तो ये कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और किसने लॉन्च की थी? जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन है आपका, जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च की थी। और एम क्या है मैंने बता ही दिया है कि वाटर की क्वालिटी, वाटर पहुंचाना है घर तक इसका। और 2019 में इसको लॉन्च किया था, 2019 में। और तब से इसने क्या अचीव किया है, कुछ अचीवमेंट किया है? जी हाँ, बिल्कुल अचीवमेंट किया है। पहले क्या था, इसने 23 दिसंबर मतलब 23 दिसंबर 2020 तक इसने 2.9 करोड़ लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया है। मतलब 2019 में 3.23 करोड़ तक लोगों तक ही पानी की जो आवश्यकता है पूरी हो रही थी, लोगों के घरों में पानी था, इतने करोड़ घरों में। और जो 23 दिसंबर 2020 तक कितनी हो गई है? 6.13 करोड़। तो मतलब 2.9 करोड़ लोगों के ज़्यादा घरों में पानी पहुंचा है इस योजना है, इस योजना के चलने के बाद। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और जाननी है हमें, क्या कि इसकी क्वालिटी के लिए एक प्रोटोकॉल हुई थी जिसका नाम था यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी प्रोटोकॉल। ये क्वालिटी सेट करने के लिए, और क्वालिटी सेट कौन करता है? वो करता है जी BIS। और उस BIS जो स्टैंडर्ड सेट करता है, वो BIS का स्टैंडर्ड के नाम है जी BIS IS 10500/2012। मतलब जो घरों में ये पानी जाएगा उसका स्टैंडर्ड है ये, इतना स्टैंडर्ड। और कौन सेट करता है? BIS। ये क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका जो मात्रक है, जो पानी की क्वालिटी का मात्रक कितना होना चाहिए? इतना 10,500/2012। और ये देखा भी होगा आपने, जैसे वाटर की बोतल है, बोतल पे लिखा रहता है ना ISI मार्क। तो वो क्या करता है? BSI, जो BIS है ये प्रोवाइड करता है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो जी पानी की बोतल, और ये देखो जी IS मार्क। ये देखा होगा बहुत सी खाने पीने की चीज़ों पे होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, या कोई भी मान लो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये BIS है एक मात्रक सेट करता है, स्टैंडर्ड। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है कि उसके लिए उसका नाम दे देता है। जैसे घरों में जो पानी जाएगा, उसका जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो है 10,500/2012। तो इसके लिए भी इसने सेट किए हुए हैं। अब BIS क्या है ये देख लेते हैं। ये आप कभी भी देखना, कोई भी चीज़ आप जब ख़रीदो तो इस पे IS मार्क है और उसका क्या लिखा हुआ है। जैसे पानी की क्वालिटी है 10,500/2012, ये है सिर्फ जो घरों में पानी जाता है उसकी क्वालिटी है ये जो बोतल में जो पानी है जो बेचते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन, जैसे बिसलेरी हो गया, किनले हो गया, उनकी क्वालिटी अलग है। जो घरों में जाएगा उसकी क्वालिटी का ये, जो जल जीवन मिशन के थ्रू जाएगा पानी घरों में। अब BIS क्या है ये देखते हैं। BIS की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। किस किस मंत्रालय के अंदर काम करती है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो कोई भी बॉडी है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये करती है जी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करती है। और कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 1986 में, एक्ट पास करके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, इसी के नाम से एक्ट है, 1986 में बनाया गया था इसे। तो ये कौन सी बॉडी हुई बताओ आप? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हुई? क्योंकि एक्ट से बनाई गई है तो कौन सी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल हाँ, सही जवाब, स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या जी? ई संपदा। ई संपदा अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल। पोर्टल का मतलब है जी एक साइट बना दी, जैसे आप खोलते हो ना, गूगल खोल लिए साइट हो गई, तो ऐसे साइट बना दी ई संपदा। और मोबाइल ऐप भी है ये, एप्लीकेशन, जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो ना, एक एप्लीकेशन, ऐसे ही ई संपदा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना दी और वेब पोर्टल भी बना दिया, एक साइट इंटरनेट पे। किसने बनाया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ, ये मंत्रालय ज़रूर याद रखना है आपको, कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया है ये जी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बनाया है इसको, ई संपदा को।
अब इसका काम क्या होगा ये और देखते हैं। इसका एम क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। ऑब्जेक्टिव ये है जी, मान लो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ऑफिसर होते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे तो उन्हें गवर्नमेंट घर अलॉट करती है, हाउस रहने के लिए हाउस अलॉट करती है ना। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को जानकारी भी तो होनी चाहिए कि मान लो जिस सिटी में रह रहे हैं, मान लो दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अकोमोडेशन गवर्नमेंट का जो हाउस है कोई खाली है क्या, क्योंकि लिमिटेड हाउस होते हैं। तो ये चेक करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है ई संपदा, कि ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो चेक कर सकें कि दिल्ली में, मान लो दिल्ली में जॉब करते हैं तो कोई गवर्नमेंट की रेजिडेंशियल अकोमोडेशन खाली है या नहीं है, ये चेक कर सकेंगे। दूसरा, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी क्या है, चेक कर सकेंगे उन्हें ऑफिस खोलने के लिए स्पेस है कि नहीं है, कोई कोई अकोमोडेशन गवर्नमेंट की खाली है या नहीं है कहीं पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन ई संपदा पोर्टल है या ऐप पे है, इस पे अवेलेबल होगी। समझे, ये काम होगा इसका। ये देखो यहीं पे, यहाँ पे लिखा भी है, ओवर 1 लाख गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफिस स्पेस अलॉटमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देगी। ये प्रोवाइड सिंगल विंडो फॉर ऑल दीज। और ये क्या प्रमोट करेगी, वन नेशन वन सिस्टम को प्रमोट करेगी कि एक ही, पहले क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले 4 वेबसाइट हुआ करती थी ये चीज़ चेक करने के लिए। ये 4 वेबसाइट, ये जी आपकी 4 वेबसाइट, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि ये 4 वेबसाइट हुआ करती थी। और 2 मोबाइल ऐप हुआ करती थी इससे पहले, कौन सी, एम आवास और एम अशोका 5, ये चीज़ चेक करने के लिए। लेकिन अब सिंगल विंडो हो गई है जिसका नाम है जी ई संपदा। तो सिर्फ अब ये है, तो अब सिर्फ ई संपदा से ही काम होगा ये। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च होने वाली है। ड्राइवरलेस का मतलब है जी बिना ड्राइवर के चलेगी ये मेट्रो, ऑटोमेटिक चलेगी। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 28 दिसंबर को, यानी कि कल, टुमारो, इसे लॉन्च करेंगे। कहाँ करेंगे, दिल्ली में। याद रखना कहाँ पे चलेगी फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, दिल्ली पे। दिल्ली में कहाँ पे, मजेंटा लाइन पे चलेगी जी, मजेंटा लाइन पे चलेगी ड्राइवरलेस ट्रेन। बस इतना याद रखना हमें, फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ पे, दिल्ली में चलेगी और मजेंटा लाइन पे। बस इतना ही है इसमें। और ये मेट्रो को, दिल्ली मेट्रो कहाँ कहाँ चलती है ये दिया है, जो NCR एरियाज़ है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो मेट्रो के रूल थे पहले, मेट्रो के रूल में ना ये अलाउ नहीं था कि ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई जाए, लेकिन अभी उन रूल में चेंज किया है। मेट्रो रेलवेज जनरल रूल्स 2020 उनमें चेंज किया है, और चेंज करने के बाद अलाउ किया है कि ड्राइवरलेस ट्रेन को चलाया जाए। समझे, कहाँ पे होगी, दिल्ली में, ये याद रखना है। इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी आर्टिकल 200। यह भी न्यूज़ में था आर्टिकल 200। पहले तो आपको इससे बताने से पहले एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा, वो समझते हैं पहले। आपको पता ही होगा कि बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है। बिल और एक्ट में देखो जी, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है मान लो, तो इसकी क्या होती है, विधानसभा होती है, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसको विधानसभा बोलते हैं हिंदी में, और इसको विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब परिषद, असेंबली मतलब विधानसभा। तो मैं अब विधान परिषद के लिए काउंसिल बोलूँगा, और विधानसभा के लिए असेंबली बोलूँगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को शॉर्टकट में असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को काउंसिल बोलूँगा। समझे। तो ये सिर्फ काउंसिल कितने स्टेट में, सिर्फ 6 स्टेट में है। और ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं, देखो जी, रटने की ज़रूरत नहीं, आप मैप पे देखो कौन सा है। मैप पे देखो का मतलब अपने माइंड में मैप पे देखो, इस यहाँ मैं मैप नहीं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे यूपी और बिहार दोनों एक साथ हैं, यूपी बिहार हो गए आपके। दूसरे 2 स्टेट कौन से हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, दोनों एक साथ हैं, हो गई ये भी। और कौन से हैं नेक्स्ट टू, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी हो गए, दोनों एक साथ हैं। तो इन 6 स्टेट में है अभी फ़िलहाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वरना सारे स्टेट में जो इंडिया में है उनमें सिर्फ एक ही हाउस है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ असेंबली है, विधानसभा। तो जब भी कोई बिल पास करना होता है, कानून बनाना होता है, तो
तो मान लो कानून बनाना है, ये हाउस है, इसमें मेंबर है, एमएलए हैं, सारे एमएलए बैठे हुए हैं, विधानसभा है, असेंबली है किसी स्टेट की। तो इन्हें जब भी कोई कानून बनाना है तो पहले बिल लेके आएंगे। जब तक कोई कानून मतलब लेके आना बना नहीं है तो उसे तब तक बिल बोलते हैं, बिल। और जब ये बिल कानून बन जाए तो फिर इसे एक्ट बोल देते हैं, एक्ट, समझे। तो बिल का हिंदी में कहते हैं अधिनियम, अधिनियम। ये अधिनियम है जब तक, और फिर कानून बन जाएगा ये पास होने के बाद। तो अभी पास नहीं हुआ है तब तक है बिल, समझे। अब ये असेंबली में दिया, असेंबली में पास कर दिया तो फिर जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर साइन करेगा, और गवर्नर साइन कर देगा तो ये बन जाएगा एक्ट, समझे। और किसी स्टेट में दो हाउस हैं, किसी स्टेट में दो हाउस हैं, असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो पहले पास होगा इसमें, फिर जाएगा काउंसिल के पास, जब ये पास कर देगी तो फिर जाएगा गवर्नर के पास। तो गवर्नर जब अपनी असेंट दे देगा, असेंट का मतलब है जी सहमति, अनुमति, अप्रूवल, अप्रूवल दे देगा, तो तब क्या है, तो ये बिल है जो एक्ट बन जाएगा, समझे। ऐसे कानून बनता है। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे पूरी कंट्री के लिए जब बनाना होता है तो पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट। तो पहले लोकसभा में जाएगा, मतलब किसी में भी जा सकता है कानून, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, सिर्फ मनी बिल होगा तो वो लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल को, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, मतलब अपनी सहमति दे दी, अप्रूवल दे दिया, साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो वो फिर बिल क्या है, एक्ट बन जाएगा। ये प्रोसीजर होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या पढ़ना है हमें। अभी न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था जो आर्टिकल 200 है, ये गवर्नर की पावर से रिलेट करता है, किससे, गवर्नर की पावर से। तो मान लो ये बिल पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली से, और किसी स्टेट में काउंसिल है तो काउंसिल से किया, तो दोनों से पास करके गया, बिल कहाँ पे गया, गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है कि सिर्फ वो बिल को असेंट दे सकता है या कुछ और भी ऑप्शन है उसके पास, तो इससे रिलेटेड है आर्टिकल 200, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 200, आओ जी। आर्टिकल 200 ये देता है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई भी बिल जब इसके पास आएगा, गवर्नर की पावर है कि वो बिल को पास करे, या गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भी रख सकता है। इसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है ये देखते हैं। मान लो कोई बिल गया गवर्नर के पास पास होके असेंबली से, स्टेट की असेंबली से, तो गवर्नर के पास पहला ऑप्शन है जी, या तो असेंट दे दे, ही असेंट टू द बिल, मतलब अपनी अप्रूवल दे दे, अप्रूवल दे दे, साइन कर दे और कह दे कि जाओ भाई ये पास हो गया, तो बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, समझे। सेकंड ऑप्शन क्या है, ही विद होल्ड्स असेंट, अपनी जो अप्रूवल है, असेंट है, सहमति, विद होल्ड कर ले, मतलब रोक के रखना, विद होल्ड मतलब रोक के रखना, मतलब टू कीप द बिल विद हिज सेल्फ या हर सेल्फ, अपने पास ही जब रख ले बिल को, विद होल्ड कर ले, तो वो दूसरा ऑप्शन है इसके पास। सेकंड क्या है, थर्ड, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसके पास ऑप्शन है गवर्नर के पास कि वो बिल को कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भेज दे, प्रेसिडेंट के पास भेज दे, बिल को प्रेसिडेंट के लिए भेज दे, ही रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भेज दे कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है जी, ही रिटर्न्स द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब कि बिल पास हुआ कोई भी तो वो दोबारा गवर्नर हो सकता है कि आप इसको दोबारा भेज सकता है वापस, बिल को सिर्फ एक बार भेज सकता है। अगर फिर दोबारा हाउस ने वो पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, मान लो कोई भी बिल असेंबली से गया, ये कोई भी बिल आपका असेंबली से गवर्नर के पास गया, कोई भी बिल, तो गवर्नर क्या है, इसे दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है कि आप दोबारा कंसीडर करो, इस बिल में ये कमी है, कुछ बताए ना बताए कुछ भी। तो ये क्या है, दोबारा असेंबली उसी बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट, विद और विदाउट अमेंडमेंट भेज सकता है। कोई अमेंडमेंट का मतलब कोई सुधार, मान लो कोई प्रोविज़न को दोबारा हटा के या कोई दोबारा नेक्स्ट प्रोविज़न धारा जोड़ के बिल में भेज सकता है, इसकी मर्जी है, हाउस की जो असेंबली है इसकी मर्जी है। तो दोबारा जब अगर गवर्नर के पास गया तो गवर्नर को साइन करने पड़ेंगे उस बिल पे, समझे। तो ये ऑप्शन है, लेकिन एक बार भेज सकता है गवर्नर, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर बिल को भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, अगर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो फिर क्या प्रोसीजर है, जब प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शन है, या तो वो असेंट दे दे,
बिल को अप्रूवल दे दे, साइन कर दे, ही असेंट टू द बिल। और वो विदहोल्ड भी कर सकता है, ही विदहोल्ड असेंट, जैसे गवर्नर कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पे कर सकता है, और इसे भी गवर्नर जो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज रहा है ना, वो मनी बिल को नहीं भेज सकता, याद रखना। मनी बिल है ना, मनी बिल है, तो मनी बिल को नहीं भेज सकता है गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए, ना प्रेसिडेंट भेज सकता है। तो क्या है, मनी बिल आया तो ये सिर्फ क्या है कि पेंडिंग में रख सकता है, जैसे विद होल्ड कर लिया ना पेंडिंग में, टू कीप द बिल पेंडिंग, विद होल्ड करना, विद होल्ड कर सकता है। लेकिन वो भी कन्वेंशन है कि सिर्फ 14 डेज के अंदर अंदर ही दे देता है जनरली गवर्नर या प्रेसिडेंट हो मनी बिल को। मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि मनी बिल्स को रिटर्न नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता, ना ही गवर्नर और ना ही प्रेसिडेंट। कोई पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, रिटर्न नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं होता मनी बिल में, समझे। तो अब गवर्नर के पास बिल गया, आते हैं अपनी कहानी पे। गवर्नर के पास कोई स्टेट का बिल गया, गवर्नर ने दे दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन थे असेंट देना या विदहोल्ड करना। लेकिन हाँ, गवर्नर के पास आया, गवर्नर बोल सकता है, प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, और प्रेसिडेंट गवर्नर को बोल सकता है कि दोबारा रिटर्न कर दो बिल को। लेकिन रिटर्न उसी केस में बोल सकता है जब मनी बिल नहीं है, बिल इज़ नॉट ए मनी बिल, समझे, ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर दोबारा रिकंसिडर के लिए बोल दिया, दोबारा बिल बोल दिया, रिकंसिडर करो भाई, दोबारा बोल दिया, रिटर्न कर दिया, तो किसके केस में कर सकता है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, बिल कितने तो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है जी, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल, और एक होता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल तो सिर्फ पार्लियामेंट ही में लाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सके। संविधान में कोई भी सुधार करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट का, संसद का है, हमारी संसद का। तो ये तीनों बिल जो होते हैं, मान लो स्टेट के, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंस बिल, तो इन्हें तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं ये मनी बिल को गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो ये है जो ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या है, को बोल सकता है प्रेसिडेंट कि, मान लो प्रेसिडेंट के पास आया बिल, तो प्रेसिडेंट बोल सकता है गवर्नर को कि भैया बोल दो कि आप रिकंसिडर करें, रिटर्न कर दो बिल को, दोबारा हाउस रिकंसिडर करेगी, समझे। लेकिन दोबारा मान लो हाउस ने, और ये फिर दोबारा हाउस है जो कंसिडर करेगा विद इन 6 मंथ, ये देखो पीरियड ऑफ 6 मंथ उसे रिकंसिडर करेगा, विदाउट और विद अमेंडमेंट, विद और विदाउट अमेंडमेंट। मतलब कोई असेंबली के पास गया तो वो या तो उसमें कोई अमेंडमेंट करेगा या नहीं भी करेगा, उसकी मर्जी, दोबारा पास करेगा 6 महीने के अंदर, फिर गवर्नर के पास भेज देगा, और गवर्नर के पास फिर पावर है, फिर वो प्रेसिडेंट को भेज देगा। फिर प्रेसिडेंट के पास आया तो फिर इसमें ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्रेसिडेंट की कि वो असेंट दे ही, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट इसके बाद क्या करे क्या ना करे, उसकी मर्जी, असेंट दे या क्या करे, विद होल्ड करे, वो उसकी मर्जी है, समझे। लेकिन हाँ, गवर्नर ने भेज दिया ना रिकंसिडर के लिए और दोबारा आया बिल, तो गवर्नर को फिर असेंट देनी पड़ती है, ये याद रखना है। तो ये था आर्टिकल 200, समझ में आया आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, JNK में इंटरनेट पे बैन लगा हुआ है जब से आर्टिकल 370 को हटाया, ये आप सबको पता ही है। तो इंटरनेट पे बैन लगा है, वो एक्सटेंड कर दिया है, फिर अगली अवधि के लिए बढ़ा दिया है, कुछ कार्यकाल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये जो गवर्नमेंट लगाती है बैन, कौन से एक्ट के थ्रू लगाती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है डायरेक्ट कि कौन से एक्ट के थ्रू बैन लगाया गया, तो ये सालों साल न्यूज़ में रहा है। तो कौन से एक्ट हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट बैन लगाती है, वो आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये याद रखना है आपको, IT एक्ट, शॉर्टकट में बोलते हैं IT एक्ट। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का ये। और एक है जी टेलीग्राफ एक्ट 1885 का। तो ये 3 है जी, बस ये 3 आपको रूल्स याद रखने हैं, कानून, कि इनसे लेके पावर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट को बैन करती है। इंटरनेट को अभी जम्मू कश्मीर में बैन किया हुआ और एक्सटेंड किया है अभी, समझे। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, महाराष्ट्र ने अभी सेटअप की है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसलिए न्यूज़ में था। कहाँ पे की है, ये की है जी पुणे में, पुणे में की है। अभी कैबिनेट ने, महाराष्ट्र के कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को। इसमें क्या क्या प्रोग्राम होंगे, इसमें स्पोर्ट्स के बारे में एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, मैनेजमेंट कैसे होगा, स्पोर्ट्स मीडिया, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स कोचिंग, ट्रेनिंग, सब इसमें दी जाएगी। तो यही था, आपको याद रखना है आपको इसमें कि पुणे में सेटअप की गई है, जाएगी, पुणे में सेटअप की जाएगी। तो आज के करंट अफेयर के टॉपिक तो थे सिर्फ इतने।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन करने पे। तो आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? क्या कह रहे हो? हाँ, चलो तो फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये आ गए जी अपने क्वेश्चन पे। ये जी फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से जी। ये करंट अफेयर में नहीं था, मैंने डाला है स्टैटिक क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बताना है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। असम बॉर्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। असम का जो बॉर्डर है, असम स्टेट का, वो कौन कौन से राज्य से बॉर्डर लगता है, उसका कौन कौन से स्टेट से उसकी सीमा लगती है, ये बताना है आपको। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये 4 ऑप्शन है जी। आपको इन चारों में से बताना जी कौन सा। 1 एंड 3 क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल और मेघालय की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो लगता है। बी में 1 2 3 वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सी में 3 एंड 4 ये दोनों। और डी में चारों की सीमा लगती है। बताओ जी किसकी लगती है? ये तो आपको पता ही होगा जी। हाँ बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, चारों की लगती है जी। असम असम की जो बॉर्डर है वो चारों से लगता है, इन चारों से। अब असम का बॉर्डर और भी स्टेट से लगता है, ये देखते हैं हम। ये देखो, ये जी आपका असम, ये जी आपका असम। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये जी असम, ये है आपका असम, समझे? अब देखो कौन कौन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश से लग रही है इसके बॉर्डर, नागालैंड से भी लग रहा है, मणिपुर से भी लग रहा है, मिजोरम से भी लग रहा है, त्रिपुरा से भी लग रहा है, मेघालय से भी लग रहा है। मतलब जितने यहाँ स्टेट है ना नॉर्थ ईस्ट में, सबसे लग रहा है। और ये जी वेस्ट बंगाल आपका, ये यहाँ से जा रहा है, ये वेस्ट बंगाल से लग रहा है। याद रखना, सिक्किम से नहीं लगता है, वेस्ट बंगाल बीच में आ जाता है, सिक्किम से नहीं लगता। और हाँ, भूटान से भी लगता है, समझे? इतने सारे स्टेट से लगता है इसका, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी, अभी मैंने पढ़ा है, ये गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना आपको। ई संपदा, ए न्यू वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च किए किस मिनिस्ट्री से? बताना है आपको, विच ऑफ द मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ई संपदा पोर्टल। ई संपदा किसने लॉन्च किया, ये बताना जी आपको। बताओ। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बताओ क्या कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। किसका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो अभी क्या है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और गोवा यूनिवर्सिटी ने और एनसीपीओआर ने मिलके एक सिंथेसाइज्ड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को अभी सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज का मतलब होता है जी कॉम्बाइन करना। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, गोल्ड का मतलब सोना, सोने के छोटे छोटे पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल, गोल्ड नैनो पार्टिकल, उनका सिंथेसाइज किया है। किसने मिलके? गोवा यूनिवर्सिटी ने और इस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने। और सिंथेसाइज का मतलब कॉम्बाइन करना, मिक्स करना, ऐड करना। तो इनको अभी सिंथेसाइज किया गोल्ड नैनो पार्टिकल को। तो ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है? अभी एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी, आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर पिछला कोई सा भी 2-3 साल का, एप्लीकेशन पे यूज़ आते हैं। कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ है ना, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है, वो देखते हैं हम। तो इसके ऑप्शन आपको निकालने हैं। दे हैव ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी, क्या ये जो सोलर रेडिएशन आ रही होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ये इनका एप्लीकेशन है। सेकंड, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, जो बीमारी हैं, डिसीज़ हैं, उनका जांच करने, पता लगाने में ये सहायता करता है। क्या? डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, क्या ये यूज़ होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में? क्या होती है ड्रग डिलीवरी? ये होती है जी, ड्रग का मतलब मेडिसिन और डिलीवरी मतलब, मान लो ये है जी मानव, इसकी किडनी में हमें सिर्फ मेडिसिन देनी है, तो टारगेटेड हो गई ना किडनी, हम किडनी को टारगेट कर रहे हैं। तो सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट में, ह्यूमन बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में किसी मेडिसिन को देना, डिलीवर करना, वही होता है जी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, समझे? तो अब बताना है इन तीनों में से किस किस के लिए ये यूज होता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। आपके ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, ए में, बी है ऑल, सी है 2 एंड 3 और डी है 1 एंड 3।
इसका ऑप्शन है जी बी, सभी काम के लिए यूज होता है जी ये ऊपर। सोलर रेडिएशन को भी ऑब्जर्व करता है और डिसीज़ की डिटेक्शन और डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में भी हेल्प करता है। समझे? चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड। आपको बताना ओपेक, अभी पढ़ाया था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है ए बगदाद ईरान में, जेदा सऊदी अरेबिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, मॉस्को रसिया में। कहाँ पे है ये बताना आपको। बताओ जी कहाँ पे है। अभी बताया था ये। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब सी, वियना ऑस्ट्रिया में, सॉरी ऑस्ट्रिया यूरोप में कंट्री है ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, ये इसका मेंबर नहीं है, ये भी बताया था मैंने। तो आज के टॉपिक और क्वेश्चन यही थे। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए रोज़ वीडियो बना पाऊँ। आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बस बढ़ता है। और आपकी मर्ज़ी है जी, देखो शेयर करोगे तो वीडियो आती रहेंगी करंट अफेयर की, और नहीं तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे जी, फिर वेट करिए तब तक।